नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो कंपनी एक पेनी स्टॉक है। मुझे एटलीस्ट 1 मंथ पहले से ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आप बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन ये भी कर देना, जो कंपनी एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक के ऊपर सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं उसी कंपनीज़ के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है और आज वो पेनी फॉर्म में है। देखिए एक टाइम देखा जाए तो टाइटान ये भी एक ₹5 वाला पेनी स्टॉक था। तो क्या उसको पेनी स्टॉक बोलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। तब उसका प्राइस ही ₹5 था, क्योंकि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस देने के कारण कंपनी का प्राइस ही ₹5 के आसपास था और कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा था और कंपनी का बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखिए जो कंपनी का प्राइस देखकर आप पेनी सोच रहे हैं, वो शायद वो पेनी नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आईआरएफसी आईआरएफसी का जो प्राइस है, वो भी आपको ₹50 के नीचे प्राइस देखने को मिलेगा। तो क्या वो स्टॉक पेनी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, तो उसका प्राइस देखकर किसी कंपनी को पेनी स्टॉक समझना गलत होगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उस कंपनी को भी एक पेनी स्टॉक से नाम से ही लोग जानते हैं। तो कंपनी के ऊपर जब कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ और कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हुआ, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी आपको बनाकर शेयर किया था, क्यों इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा करेक्शन हुआ था। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा और इस कंपनी के ऊपर एक शानदार टे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। अगर वो टारगेट अचीव करे तो ऑलमोस्ट 100% का गेन मिल सकता है, 100% के आसपास गेन मिल सकता है। देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरे टोटली खुद के एनालिसिस है, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, मैं खुद इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ और मतलब जो एंट्री लेवल्स बना है, उस एंट्री लेवल्स में ट्रेड मेरा खुद का रहेगा। और उसके साथ-साथ दूसरी पॉइंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। तो कंपनी का नाम सबसे पहले बताने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखकर ही आपको पता चल गया कि कंपनी कौन सा है। देखिए कंपनी बीओओ पावर, मतलब कंपनी पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं और 24% कंपनी का पावर सेक्टर सेगमेंट से ही जनरेट होते हैं रेवेन्यूज। तो जहाँ पे कंपनी जो पावर सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो कहाँ कहाँ पे है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए सीमेंट सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। और कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है जेपी ग्रुप, मतलब जयप्रकाश ग्रुप। तो जयप्रकाश जिसको आप जेपी पावर नाम से भी जानते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग कैटेगरीज में है। तो कंपनी देखा जाए तो कोल के माध्यम से पावर सेक्टर चलाते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी के अंदर है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम करने वाला है। तो कंपनी का कहाँ कहाँ पे पावर सेक्टर है वो देख लेते हैं। कंपनी का उत्तराखंड में पावर सेक्टर है, जो एक हाइड्रो पावर है और 400 मेगावाट का कैपेसिटी भी है। और साथ ही साथ एक्चुअली इस कंपनी को इक्विवेलेंट जो सप्लाई किसने किया, वो कर रहा है फ्रांस की एक कंपनी। तो एल्स्टॉम जो एक कंपनी है, वो इसके ऊपर सप्लाई कर रहा है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में एक थर्मल कोल पावर है, जो 500 मेगावाट का कैपेसिटी है। और कंपनी का यहाँ पे इक्विवेलेंट जो सप्लाई कौन कर रहा है, वेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हेवी लिमिटेड, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो थर्ड जो कंपनी जो मध्य प्रदेश में है, वो भी एक थर्मल पावर है और मिनी थर्मल पावर है और सॉरी मेन थर्मल पावर है। तो इस कंपनी ने इस जगह पे 1300 मेगावाट का टोटल पावर प्रोजेक्ट प्लान किया, जो एल&टी ग्रुप और एमएचआई जो जापानीज कंपनी है, इस दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। तो उसके साथ साथ कंपनी का और भी बाकी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इस चीज को मैं इन डेप्थ दिखा दूं तो आप देखेंगे। तो जयप्रकाश जो पावर वेंचर लिमिटेड है, जिसको जेपी पावर नाम से जाना जाता है, वो देखा जाए तो कोल इंडिया के जो प्रोजेक्ट है, इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और कोल इंडिया के प्रोजेक्ट के माध्यम से ही आज कंपनी बर्बाद हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर कोल इंडिया के कारण ही कंपनी क्यों बर्बाद हुआ?
देखिए जब मतलब देखा जाए तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, यहाँ पे देखिए मैं किसी गवर्नमेंट के नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मैं बुराई कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तब क्या बताए जा रहे थे कि कोल माइनिंग मतलब कोल का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये बताया जा रहे थे कि कोल के जितने सारे प्रोजेक्ट है, मतलब जितने सारे थर्मल पावर है, उस थर्मल पावर को अगर किसी कंपनी लेना चाहते हैं तो उसको ऑफर दिया गया था। तो जयप्रकाश ग्रुप ने क्या किया, उसको कर्जा लेकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और गवर्नमेंट ये भी बता रहे थे कि हर कंपनीज को जो जो कंपनी कोल माइनिंग मतलब कोल कोल के माध्यम से पावर जनरेट करेगा उसको सफिशिएंट कोल मिलेगा, क्योंकि कोल कंटिन्यू ना मिले तो पावर जनरेट भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जब चेंज हुआ तब एक रूल्स के हिसाब से बताए जा रहे थे कि ये जो कोल का जो मतलब डिमांड है, डिमांड से कम उसको सप्लाई किया जा रहा था। और डिमांड के तरीके से सप्लाई ना करने के कारण कंपनी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंपनी को सेल्स कम हो गया। और कंपनी ने जो कर्जा उठाया था इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, वो कर्जे को मिटाने के लिए पैसा भी नहीं था। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर आज हालत इस तरीके से हो गया। तो ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बेकार है, कंपनी का ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। आज जेपी सीमेंट से लेकर जेपी ग्रुप से लेकर हर कोई, जेपी हॉस्पिटल से लेकर इसी के अंदर है। तो इतने बड़े ग्रुप होने के बाद भी सिर्फ उसका बिजनेस फेल इसी कारण की वजह से हुए कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी चेंज और इसका हालत खराब। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करके काम कर रहा है वो कंपनी का हालत फ्यूचर में खराब हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। देखिए आज देखा जाए तो अदानी का इतना बड़ा होने के पीछे सभी जानते हैं, ऑब्वियसली बीजेपी का हाथ है। और रिलायंस का सबसे बड़ा होने के पीछे हाथ किसका है, कांग्रेस का है। तो यहाँ पे मैं कोई पार्टी का चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक मतलब थिंकिंग दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब चेंज होता है तो अलग अलग कंपनीज का मतलब उसका पल्ला भी भारी होता है। तो जयप्रकाश का हालत इसी कारण के वजह से खराब हुआ। तो मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, कंपनी बेकार है। अगर कंपनी के ऊपर रॉ मटेरियल्स का ही डिमांड का मतलब डिमांड ज़्यादा है और उसका सप्लाई नहीं मिलता है तो हर कोई कंपनी तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि उसका सेल्स डाउन हो गया। तो इसके लिए कंपनी जो कर्जा लिए थे उस कर्जे को रीपेमेंट नहीं किया और बैंक ने इसको कर्जा देना मना कर दिया। तो इसका हालत मैं आपको फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करूँ उससे पहले मैं कुछ इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो एक मतलब जो प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उनमें से आप देखेंगे कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसमें इक्विटी कितना है, करीबन 509 करोड़ का। और डेप्थ कितना है, करीबन 1100 करोड़ का। ये एक कंपनी है। दूसरा कंपनी भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी और एक देखा जाए तो पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका डेप्थ कितना है 2200 करोड़ के आसपास। और कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है 3500 करोड़। उनमें से इक्विटी कितना है 1300 करोड़। और देखिए थर्ड एक कंपनी है, वो भी एक थर्मल पावर कंपनी है, जिसमें 7500 करोड़ के आसपास डेप्थ है और इक्विटी कितना है 4500 करोड़। और कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है 11700 करोड़। तो इस चीज को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने किस बेसिस में कर्जा लिया वो आपको देखना जरूर है। अगर मैं इसी चीज को बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे सर आपने तो बहुत ज्यादा कर्जा दिखा दिया, मगर कंपनी के अंदर तो उतना कर्जा नहीं है, कर्जा तो मेंटेनेंस है। हाँ बिल्कुल। एक चीज ध्यान से देखना कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है 6700 करोड़ और कंपनी का डेप्थ कितना है 4700 करोड़। तो ऑब्वियसली जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसी के आसपास कंपनी का डेप्थ है। और इतना डेप्थ लेके चल रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी का डेप्थ तो कंट्रोल में है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी का रिजर्व देखिए। कंपनी का रिजर्व एक टाइम कहाँ पे था 2800 करोड़, बीच में कितना हो गया था 1300 करोड़। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के आज 3500 करोड़ तक आया है। तो कंपनी के रिजर्व से कंपनी का कर्जा ज्यादा हो गया। और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो यहाँ पे देखिए कितना फिक्स एसेट था 30,000 करोड़। तो कंपनी जो कर्जा इतना ज्यादा था 23,000 करोड़ का, वो कर्जा कहाँ से मिटाया, पहले तो कंपनी का कुछ रिजर्व को बेचा, उसके बाद कंपनी फिक्स एसेट को बेचा। ध्यान से इस चीज को देखना, क्योंकि कंपनी का 23,000 करोड़ का कर्जा अभी कम होके 5,900, चलो 6,000 करोड़ मान लेता हूँ। कहाँ से हुआ, पहले तो कंपनी खुद का रिजर्व को बेचा और उसके बाद कंपनी खुद का फिक्स एसेट को बेचा। 15,000 करोड़ का यहाँ पे क्या किया, फिक्स एसेट को बेच दिया। और इस बेचने के कारण ही कंपनी कर्जे को मिटा पाए, क्योंकि उसको बेचना पड़ेगा, अगर ना बेचेंगे तो वो कहाँ से सस्टेन करेंगे। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ ये सारे कंपनीज का जो
मतलब जो कोयला का जो डिमांड है, वो डिमांड तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए कंपनी सेल्स नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ तो ध्यान दीजिएगा, सेल्स देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ, ठीक है, चलो मान लेता हूँ। एक्सपेंस देखिए किस तरीके से है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, जिसके चलते है बीच में कंपनी का क्या हो गया था, कंपनी का हालत खराब हो गया था। 2016, 17, 18 और 20-21 में कंटिन्यूसली क्या हुआ, सेल्स इसका डाउन, मतलब सॉरी, प्रॉफिट इसका नेगेटिव में चला गया था। अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी फिर से प्रॉफिट को पकड़ने के लिए धीरे धीरे काम कर रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी का लास्ट कुछ क्वार्टर्स के डेटा दिखा दूं, तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, इस बार वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो जो कंपनी प्रॉफिट में खुद को कन्वर्ट कर रहा है धीरे धीरे करके, उसका अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर यही चीज को मैं बैलेंस शीट में एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा दूं, तो कंपनी का इस बार ट्रेड कितना रिसीव हुआ, इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 1100 करोड़ के आसपास। और कंपनी इस बार CWIP मतलब कैश कितना फंसा के रखे प्रोजेक्ट के ऊपर, 400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनता है कि कंपनी कुछ शॉर्ट टर्म के बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। लॉन्ग टर्म में कितना ग्रोथ होगा उसका मुझे उतना क्लियरिटी नहीं है। तो फिर भी देखिए यहाँ पे एफ ने क्या किया, देखिए ध्यान से देखना। एफ ने कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ाया, और डीएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को कंटिन्यू किया। और पब्लिक के पास तो पहले ही होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई ट्रेंड में चढ़ना चाहते हैं। क्यों ट्रेंड में चढ़ना चाहता है, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना है। तो चार्ट पैटर्न कुछ देखिए, यहाँ पे लोअर साइड में कोविड के टाइम में कहाँ तक आया था, ध्यान से इस चीज को देखना। सिर्फ 30 पैसे के आसपास, 30 पैसे, 30 पैसे से लेकर अगर किसी ने निवेश करके रखे थे आज के दिन तक, करीबन 2400% का रिटर्न मिला। ऑलमोस्ट 25 टाइम्स रिटर्न, ऑलमोस्ट 25 टाइम रिटर्न कंपनी दिया। तो फिर से एक धमाका रिटर्न मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। और जब कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, तो हमेशा आपको इंतजार करना है उसको ब्रेकआउट होने का। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लेवल मिले तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा, वो ऑलमोस्ट टारगेट जो होगा वो 19.60 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे अगर टारगेट बनेगा तो ऑलमोस्ट 100% का टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इस एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ, इस एंट्री लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और प्लीज़ इसके ऊपर वॉच करना, स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री तो जरूर लूंगा, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंट्री लूंगा। मैं छोटा मोटा मतलब प्राइस के हिसाब से एंट्री लूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं क्यों एंट्री लेने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब जब इस कंपनी ऊपर साइड में गया, तब तक हाई वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब हाई वॉल्यूम के साथ वो ऊपर गया, फिर से देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं, और टारगेट जो बनेगा, जो प्रीवियस इसका हाई है उसके नीचे बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, 100% गेन मिलेगा। तो बाकी देखिए आप समझदार है, आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना, सिखाना। आपको सीख कर ही काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो छोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मुझे इतना रिक्सी कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूंगा, और अगर वो ट्रेड फेल भी हो गया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करके ही जरूर कुछ डिसीजन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।